Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's quick revision series, we will talk about the Mahajan Padas. Let's start. महाजन पदास देखो, वैदिक एज एंड हुई, वैदिक एज एंड होते होते एक सेटल्ड लाइफ आई, किंगडम स्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए। और किंगडम स्टेब्लिश होने के बाद ऐसा हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर नियर अबाउट 16 किंगडम ऐसे थे जो बहुत लार्ज स्केल पर इस्टेब्लिश हुए, उन्हीं को हम कहते हैं महाजनपदास। टोटल नंबर कितने हैं? 16 है। अब महाजनपदास के बारे में एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि महाजनपदास का ओरिजिन हुआ था और वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुए थे, उनकी क्या एविडेंस है हमारे पास। तो अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बात करें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंगुत्रा निकाय के अंदर महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है, वही जैना टेक्स्ट के भगवती सूत्रा के बारे में भी के अंदर भी महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है। टोटल वैसे तो अलग अलग अजप्शन है हिस्टोरियंस की, लेकिन हम कौन से 16 महाजनपद को मानते हैं जो अंगुत्रा निकाय के अंदर लिखे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? कंबोजा, गांधारा, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सौरसेना, वत्सा, कौशल्या, मल्ला, काशी, मगधा, वाजी, अंगा, चेड़ी, अवंती, असाका। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्टर्स क्या थे कि महाजनपद उस टाइम पर राइज हुए। पहला, सेटल लाइफ थी, एग्रीकल्चर सरप्लस हो चुका था, एग्रीकल्चर बढ़ चुका था, लोगों का इकोनॉमिक लेवल जो था वो बढ़ चुका था, आयरन का यूज ज्यादा इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से मिलिट्री ने अच्छा खासी ग्रोथ दिखाई, और साथ में आयरन के यूज से एग्रीकल्चर ने भी ग्रोथ दिखाई, और फिर चीजें ट्रेड एंड कॉमर्स में भी आयरन की वजह से हेल्प मिली, तो वहां पर भी चीजें इंक्रीज हो गई, इनहेंस हो गई। और क्या था कि अब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था एग्रीकल्चर के अंदर, उस चीज को एज अ टैक्स कलेक्ट किया जाता था। अब फिर वो जो टैक्स आता था राजा के पास, उसको राजा अलग अलग जगह पर मिलिट्री में यूज करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में यूज करता था, जिससे चीजें एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे कि उस टाइम पर महाजनपद का राइज हुआ और बड़े बड़े किंगडम्स एस्टेब्लिश हुए। अगर लिटरल हम मीनिंग हमसे कोई पूछे जनपदा का क्या होता है, तो वही होता है फुट होल्ड ऑफ अ ट्राइब। जो पहले ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो एक जगह पर सेटल लाइफ के अंदर रहने लगी, और फिर कुछ कुछ जगह पर किंगडम्स और रूलर्स बन गए। अब वन बाय वन हम 16 महाजनपद को देखेंगे, सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही देखेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल कि 16 महाजनपद से सबके बारे में आपको सारी डिटेल पता हो, और जरूरत भी नहीं, यूपीएससी इतना नहीं पूछता। फिर भी किसी को डिटेल चाहिए तो मैंने एक डिटेल वीडियो भी महाजनपद पे बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। फर्स्ट है काशी। काशी आज के वाराणसी के नियर अबाउट लोकेट करता था। अब काशी का नाम सुनते ही हमें पता है काशी एक ऐसी जगह रही है जो हर रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट रही है। हमारे हिंदुज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म में भी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म में भी इंपॉर्टेंट है। तो काशी हमेशा से ही एक रिलीजियस हब की तरह देखा गया है। उसके अलावा काशी किसके लिए फेमस थी? कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस थी। और ऐसा माना जाता है जो कोसला महाजनपद था, वहां के किंग ने काशी को बाद में अनेक्स कर लिया था। किस टाइम पर? जिस टाइम पर बुद्धा का टाइम पीरियड चला था, उस टाइम पे काशी को अनेक्स कर लिया गया था। काशी के ऊपर कोसला के किंग ने कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं कोशला की। कोशला कैपिटल क्या थी? सरावस्ती कैपिटल थी। फेमस किंग कौन रहे हैं कोशला के? अगर हमें कोशला से पता होना चाहिए तो प्रसन्नजीत। अब बात करते हैं अंगा की। अंगा की कैपिटल क्या थी? चंपा। लोकेट कहाँ करता था? ईस्ट ऑफ मगधा के नियर अबाउट ये लोकेट करता था, और मगधा ने ही इसको मिड 16 सेंचुरी में एनेक्स कर लिया था। अब बात करते हैं मगधा। मगधा की बात हम अपनी अगली क्लास के अंदर भी करेंगे, क्योंकि मगधा एक ऐसा महाजनपद था जो सभी महाजनपद से भी ऊपर उठकर उसने एक बहुत बड़ा किंगडम स्टेब्लिश किया। ऑलमोस्ट सभी महाजनपद को इसने एनेक्स कर लिया था या फ्रेंडली रिलेशन बना लिए थे। और फिर मगधा एम्पायर का राइज हुआ। राइज के रीजंस क्या थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहे हमारी हिस्ट्री के अंदर, और फिर बाद में मगधा को ही कैप्चर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद वहां पर मौर्यन डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई। मगधा की कैपिटल क्या थी? गिरिवराजा, जिसको राजगृह कहा जाता है, वो उसकी कैपिटल थी। ये कैपिटल 5 हिल से सराउंड करती थी, इसलिए काफी सेफ प्लेस था। लोकेट कहाँ करता है प्रेजेंट डे में? पटना और गया के नियर अबाउट। वाजी वैशाली कैपिटल थी, वैशाली कैपिटल नहीं थी, वैशाली के अराउंड आज का जो एरिया है वो वाजी का एरिया था। जो रूलर्स थे वाजी के वो कोएलिशन में थे, कितने? 8 क्लैंस के कोएलिशन में। जो आपका वाजी था वो क्या था? वो एक गण संग्रह था, गना संगा था, वो एक गना संगा था। गना संगा क्या होता है वो लेक्चर के लास्ट में बताती हूँ। मल्ला, मल्ला के बारे में तो बताना चाहिए। कैपिटल क्या थी? कुशीनगर कैपिटल थी। अब कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि बुद्धिज्म में कुशीनगर का क्या रोल है। चेड़ी कैपिटल क्या थी? सुक्तिमती कैपिटल थी। शुशुपाल
यहाँ के राजा कंसिडर किए जाते हैं। अब शिशुपाल कौन थे? शिशुपाल वही थे जो कृष्णा जी के रिलेटिव थे, हमने महाभारत में भी देखा है, और उनको सिर्फ 100 बार गलती करने की आजादी थी। 100 के बाद जब उन्होंने सेम रिपीटेड मिस्टेक की तो कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी डेथ कर दी थी। नेक्स्ट है वत्सा, कैपिटल क्या है? कौसाम्बी, बिलोंग टू कुरु क्लैन। ये जगह थी कुरु क्लैन से बिलोंग करती थी। कुरुस की बात करें तो कैपिटल क्या थी? हस्तिनापुर, जो हमारा महाभारत वाला है वही। और बजट जो था 2020 का, जो हमारा बजट आया था, उसमें गवर्नमेंट ने डिक्लेयर भी किया था कि वो हस्तिनापुर को एज अ आइकॉनिक साइट बताएंगे, बिकॉज हम महाभारत हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एपिक है, हिंदुइज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और जो हस्तिनापुर था वही महाभारत का मेन हब था। पांचाला, पांचाला 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अब ये 2 पार्ट्स में भी कैसे डिवाइडेड था कि जो द्रौपदी के पिता हैं वो पांचाला के राजा थे, और उन्हीं के साथ में जो बाद में क्या हुआ था, उनके साथ में युद्ध किया गया था, पांडवों ने युद्ध किया था अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए, और बाद में पांचाला 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, नॉर्थर्न और साउदर्न। साउदर्न की कैपिटल थी कापिल्य, नॉर्थर्न की कैपिटल थी अहिछत्र कैपिटल थी। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए? क्यों? द्रौपदी जो थी वो यहीं से बिलोंग करती थी, इसलिए उनको पांचाली भी बोला जाता था। मत्स्य कैपिटल क्या थी? विराटनगर कैपिटल थी। विराटनगर फेमस किस चीज के लिए? उसी चीज के लिए फेमस है जब महाभारत के अंदर जो पांडव थे उनको जब वनवास मिला और उसके बाद उनको 1 साल का अज्ञातवास मिला था, जो 1 साल का अज्ञातवास था वो उन्होंने विराटनगर के अंदर ही छुपकर निकाला था। और जो विराटनगर की राजकुमारी थी उन्हीं से अभिमन्यु की शादी हुई थी, और जो उनकी राजकुमारी, उसी राजकुमारी से जो बाद में जो बेबी बॉर्न हुआ था, उन्होंने ही पांडवों के बाद पूरे एम्पायर को संभाला था। नेक्स्ट है शौरसेना, कैपिटल क्या थी? मथुरा। मथुरा के बारे में हम सभी को पता है, यहाँ पर जबरदस्ती से कंस रूल करते थे, फिर उनकी डेथ करके कृष्ण जी ने हर चीज को वहां पर संभाला था। लेकिन हम कृष्णा को वहां का राजा नहीं बोल सकते, वो वहां के राजा नहीं थे। उन्होंने वहां पर यादव वंश की शुरू कर, उन्होंने सब कुछ संभाला था, लेकिन वो कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठे। नेक्स्ट है असाका, कैपिटल क्या है? प्रतिष्ठाना। ओनली महाजनपद था ये जो विंध्यान माउंटेन से नीचे की तरफ लाई करता था, बाकी सारे कहाँ थे? साउथ ऑफ द विंध्यान माउंटेन्स लाई करते थे, सिर्फ ये एक था जो साउथ ऑफ द विंध्यान माउंटेन लाई करता था। नेक्स्ट है अवंती, कैपिटल क्या थी? महेशमती इसकी कैपिटल थी। पावरफुल रूलर यहाँ के कौन थे? प्रद्योता। गांधारा, तक्षशिला कैपिटल थी। फेमस रूलर रहे हैं पुष्कर सिंह, कंक्वायर्ड कर लिया था ये बाद में। इसके गांधारा को किसने कंक्वायर कर लिया था? बाद में 6th सेंचुरी के अराउंड पर्शियन ने कंक्वायर कर लिया था। ये लोकेशन आज के टाइम पर आपके पाकिस्तान के अंदर है, और जो कंबोजा है वो भी आज के टाइम पर इंडिया के अंदर लाई नहीं करती। कंबोजा की कैपिटल क्या थी? पुंछ इसकी कैपिटल थी। और गांधारा वही है जहां से मामा शकुनी जो थे महाभारत के वो बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं, हमने बात की थी गना संगा और उनके राइज की क्या है। अब देखो 16 महाजनपद थे आपके, उनमें से सिर्फ वाजी एंड मल्ला, ये 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि क्या कहलाते थे? गना संगा कहलाते थे। अब गना संगा क्या होता है कि बाकी जितने महाजनपद थे वहां पर क्या था कि 14 के 14 में सभी पर एक रूलर था जो रूल करता था और सारे कामों को संभालता था। गना संगा के अंदर क्या होता था कि आपका एक एरिया है, उस एरिया के अंदर काफी सारे रूलर्स हैं, अलग अलग एरिया डिवाइडेड है, और उनको अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो रूल करती हैं, उसको हम कहते हैं गना संगा। जैसे अगर हम वाजी की बात करें तो वहां पर 8 क्लैंस थी जो रूल करती थी, अलग अलग एरिया डिवाइड कर कर वो 8 क्लैंस जो थी वो रूल करती थी। और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोग थे जो नए तरीके से चीजें जो बदल रही थी उनको अडेप्ट नहीं करना चाहते थे और ओल्ड स्टाइल से ही अपनी लाइफ को जीना चाहते थे, तो उन्होंने गना संगा वाला जो ऑप्शन था उसको चूज किया। अब हमसे पूछे कि मोनार्की और गना संगा में क्या डिफरेंस है, तो देखो मोनार्की में आपकी एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी, एक रूलर होता था तो उसकी एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी होती थी। वहीं जब गना संगा की बात करें वहां पर स्मॉल स्मॉल अलग अलग काफी आर्मी के ग्रुप्स होते थे। वही जहां पर क्या होता था कि जो मोनार्क था उसमें चीजें क्या होती थी, जो सीट होती थी राजा की वो क्या होती थी? हेरिडिटी होती थी। राजा की डेथ हुई तो राजा के बाद उन्हीं के जो बेटे थे वो राजा बनते थे। वहीं गना संगा के अंदर थोड़ा सा आपको डेमोक्रेटिक प्रोविजन देखने को मिलता था कि इलेक्शंस होते थे और इलेक्शन से वो फिर जो क्लैन के लीडर है उसको चूज करते थे। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि वो इलेक्शंस को यूज करते थे? तो क्या वहां पर फुली डेमोक्रेटिक चीजें थी गना संगा के अंदर? तो
अब बात ये है, हम उस चीज को फुली डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि इलेक्शंस तो होते थे, बट इलेक्शंस में सभी को पार्टिसिपेट करने की आजादी नहीं थी। किसको थी? सिर्फ जो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये डिफरेंस था गणा संघ के अंदर और एक मोनार्की पावर के अंदर, अलग अलग था। तो ये था आपका पूरा गणा संघ वाला प्रोविजन कि गणा संघ सिर्फ आपके दो महाजनपद थे, बाजी और मल्ला। इससे ज्यादा महाजनपद के चैप्टर में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।